अजो भी सभी वेलकम टू लो। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपने एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त कश्यप में। आज ये एक बार सभी जुड़ जाइए और हमारा लास्ट टाइम पे जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जल्दी से आ जाओ भाई एक बार सभी। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था उस सीरीज को ही आगे बढ़ाएंगे भाई हम। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स फिजिक्स। ठीक है भैया। और इसमें हमारी चल रही थी भैया यूनिट फर्स्ट चल रही थी भैया हमारी। इसमें चल रही थी भैया हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। एक बार सभी आ जाओ, जुड़ जाओ। जय श्री राधे कृष्ण भाई, आ जाओ सभी एक बार जुड़ जाओ और स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई। एक बार जो सभी स्टूडेंट जुड़ते रहे एक बार सभी थम करते रहो भैया। साथ 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 एक बार सभी थम करते रहो। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बातचीत करेंगे आज। आ जाओ भी सभी। एक बार अपनी तरफ से थम कर दो। मेरी ऑडियो वीडियो विजिबल है आप सभी को? और ये हमारा लेक्चर 7 चल रहा है भैया। ये लेक्चर आज का रहने वाला है हमारा लेक्चर 7। लेक्चर 7 रहने वाला है भैया हमारा। ठीक है, आ जाओ भी सभी एक बार जुड़ जाओ। और नमस्ते जी, नमस्ते जी। आ जाओ सभी एक बार जल्दी से बता दो मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर आ रही है आप सभी को? तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, क्रिस्टल डिफ्रैक्शन। ठीक है भैया, क्रिस्टल डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे आज। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भैया हमारा। और इसे बोलते हैं क्रिस्टल क्रिस्टल विवर्तन। क्रिस्टल विवर्तन। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं भैया। यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन जरूर बनेंगे भाई। एक बार सभी जुड़ जाओ, अपने सभी को एक बार कॉल कर दो सभी को जो आपके साथ के जान पहचानने वाले हो। देखो भाई, इस टॉपिक को समझने से पहले, क्रिस्टल डिफ्रैक्शन को समझने से पहले हमें कुछ इंट्रोडक्शन थ्योरी के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे इंट्रोडक्शन थ्योरी, जैसे मैं आपसे कह लगूं कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टियों से ही ये सारा टॉपिक हमारा जुड़ा हुआ है। ठीक है भैया, तो एक बार सभी आ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं भैया हम कि हमें ये जो क्रिस्टल डिफ्रैक्शन है, क्रिस्टल विवर्तन है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है भैया, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, हम वे सारी चीजों को आज डिस्कस करते हैं भैया। ठीक है। अच्छा, इसकी फर्स्ट यूनिट को मैं जो आपके खत्म हो गई है फर्स्ट यूनिट, इसका आपको इसका असाइनमेंट साथ साथ ऑनलाइन कराऊंगा मैं आपका। ठीक है। देखो भाई, ये वाला टॉपिक इस चीज को लेकर जुड़ा हुआ है कि भाई कोई भी स्ट्रक्चर है, सपोज करो नई स्ट्रक्चर हमें फाइंड आउट हुई है इस नेचर में। और सपोज करो वो स्ट्रक्चर अभी हमें नहीं पता। मान लो सपोज करो ये पेन मिला हमें, मान लो ये पेन मिला और ये पेन जो है, अब ये एफसीसी है, बीसीसी है, या ये एससी है,
इस बात का पता कौन बताए कि ये भैया किस स्ट्रक्चर में ये जाएगा, कौन सी स्ट्रक्चर में लाई करेगा, एफसीसी होगा या बीसीसी होगा या फिर एससी होगा। तो इस बात को बताने के लिए जो ये वाला टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ क्रिस्टल डिफ्रैक्शन, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, अब क्रिस्टल डिफ्रैक्शन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है ब्रैग इक्वेशन, और किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने का कुछ मेथड है, जैसे पाउडर मेथड, लाउस मेथड, और हमारा एक रोटेशन मेथड रहेगा। ठीक है, ये तीन मेथड को हम पढ़ेंगे, कौन से मेथड को हम किस टाइप के स्ट्रक्चर्स को करने में यूज करते हैं। ठीक है, आ जाइए एक बार सभी और स्टार्ट करते हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। सबसे पहले आपको क्रिस्टल डिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले आपको कुछ इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए भैया, बेसिक आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है भाई, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की, कहां से ये कंसेप्ट बना विद्युत चुंबकीय तरंगों का, विद्युत चुंबकीय तरंगे किससे क्या होंगे या इसका कंसेप्ट कैसा बना। ठीक है भाई, पहले हमें ये देखना रहेगा, फिर इसके बाद हम देखेंगे भैया ब्रैग इक्वेशन एंड देयर यूजेस, ब्रैग इक्वेशन एंड देयर यूजेस, ब्रैग समीकरण तथा इसके प्रयोग, ब्रैग समीकरण तथा इसके इसके प्रयोग। ठीक है भाई, ये चीजों पे आज हमें डिस्कस करनी है। ठीक है भाई, इन चीजों पे हमें आज बहुत अच्छे से डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं बेसिक आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसा काम करेगी। ठीक है भाई, एक बार सभी ध्यान देंगे। तो पहले हम समझते हैं बेसिक आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है भाई, विद्युत चुंबकीय तरंगों की, विद्युत चुंबकीय तरंगों की संकल्पना, पहले ये देखते हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछने लगूं कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ मेन फीचर्स या प्रॉपर्टी होती होंगी, वे कौन कौन सी होती है, जल्दी से बताओ क्या क्या मेन फीचर्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, मुख्य लक्षण क्या होते हैं, मुख्य लक्षण क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, जल्दी से बताओ भैया। पहला पॉइंट, कि भैया इनकी नेचर कैसी होती है, ट्रांसवर्स होती है। कैसी नेचर होती है, ट्रांसवर्स नेचर। भैया ट्रांसवर्स नेचर का मतलब है अनुप्रस्थ प्रकृति रहती है। अनुप्रस्थ प्रकृति का मतलब है यानी कि इनके जो पार्टिकल है, मूवमेंट करने वाले पार्टिकल हैं, वे कैसे रहेंगे, 90 डिग्री पर रहेंगे। कहने का मतलब है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ऐसा मान लो मैं आपसे कह लगूं, मान लो आपने एक रस्सी को दूसरे दीवार पे बांधे, एक रस्सी को मेरे हाथ में इस प्रकार से, और मैंने ऐसा करा, तो ऐसे ऐसे जो वेव्स बनी उसे मैंने कह दिया ट्रांसवर्स नेचर्स। और जो जितनी भी ट्रांसवर्स नेचर होती है, तो भैया वे किस वेलोसिटी से ट्रेवल करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी कितनी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी कैसी होती है, तो जल्दी से बताओ किसकी वेलोसिटी के इक्वल होती है, एक बार कमेंट करके बताओ। लाइट वेलोसिटी के इक्वल होती है, लाइट वेलोसिटी के इक्वल होती है। और लाइट वेलोसिटी के इक्वल का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड, या आपसे कभी कभार वो आपको सी भी लिख के दे देगा। ठीक है, वेयर सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है भैया, और आपको और कुछ खास चीजें आपको मैं बताऊं कि भैया जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें ई कंपोनेंट होता है एक, और एक होता है बी कंपोनेंट। ठीक है भैया, अगर मैंने ई वेक्टर बोल दिया ऐसे,
और इस वाले को बी वेक्टर बोल दिया, तो ये आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाओगे? 90 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं ई वेक्टर, ई वेक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रिक वेक्टर, इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड बी वेक्टर यानी कि मैग्नेटिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर और म्यूचुअली यानी कि आपस में कैसे होते हैं? आर म्यूचुअली, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है भैया। वैद्युत क्षेत्र वेक्टर, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर तथा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर, क्षेत्र वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए भैया इसकी। ठीक है भैया, ये तीन प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक बार नोट कर लो और एक बार नोट करने के बाद सभी डन लिख देना भैया यहाँ पर। ठीक है, सभी एक बार डन लिख देना। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। चलो भाई, एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है भैया, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण, विद्युत चुंबकीय तरंगों के, विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण, के उदाहरण। उनमें से एक महत्वपूर्ण उदाहरण है भैया, उनमें से एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और इसी के बारे में हमें आज खास तरीके से पढ़ना। तो एक्सरे जो है, एक्सरे की नेचर कैसी होती है आपको बता दूं। एक्सरे की नेचर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तरीके से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के तरीके से। किसकी नेचर? एक्सरे की। ठीक है भाई, एक्सरे हमारी किस में काउंट होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ठीक है भैया, और हमारी यूवी, ठीक है भैया, यूवी, अल्ट्रावायलेट, रेडियो, रेडियो वेव्स, ठीक है, ये सभी हमारे जितने भी, और गामा रे, गामा रे और गामा रे एंड एक्स रे, एंड एक्स रे आर एग्जाम्पल ऑफ, आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इसमें से आपका एक टर्म्स पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आप सभी एक बार नोट कर लो ये वाली चीज, ये वाला इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है वही सारी प्रॉपर्टी किस में होगी? एक्सरे में होगी। ठीक है भाई, सिमिलर प्रॉपर्टी, जो जितनी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होते हैं इतनी सिमिलर प्रॉपर्टी किस में रहेगी? एक्सरे में। ठीक है, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक? जल्दी से। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ।
ठीक है भाई, अगले टॉपिक पे चलेंगे हम। जल्दी से एक बार यहाँ तक का सभी नोट करने के बाद डन लिख देना भैया एक बार। ठीक है भैया, सभी नोट लिखने के बाद, नोट करने के बाद डन लिख देना। एक बार सभी हम कर देना भैया। ठीक है, अब आता है भैया हमारा अगला टॉपिक है। अब यहाँ से हमें चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी भैया। तो अब हम समझते हैं भैया एक्सरे। जो हमारे पास एक्सरे थी, इन एक्सरों की, जो ये हमारे पास एक्सरे थी, इनकी वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए, वेवलेंथ फाइंड करने के लिए, फाइंड करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी भैया हमें? हमें पड़ी क्रिस्टल डिफ्रैक्शन की। किसकी जरूरत पड़ी? क्रिस्टल डिफ्रैक्शन की। अगर कोई आपसे पूछने लगा कि भैया एक्स किरणों के, एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने के लिए, तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए क्रिस्टल डिफ्रैक्शन, क्रिस्टल डिफ्रैक्शन की आवश्यकता हुई, की आवश्यकता हुई। ठीक है भैया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, आवश्यकता हुई। अब आपको कुछ और महत्वपूर्ण चीजें और बता दूं मैं, कुछ और महत्वपूर्ण चीजें बता दूं। अब क्रिस्टल डिफ्रैक्शन, ये क्रिस्टल डिफ्रैक्शन था, इसमें एक, अगर कोई क्रिस्टल डिफ्रैक्शन हो रहा है, इस क्रिस्टल डिफ्रैक्शन में जो हमें मेन तौर पे पढ़ना, वो पढ़ना एक्सरे डिफ्रैक्शन। क्या पढ़ना है भैया? एक्सरे डिफ्रैक्शन। और एक्सरे डिफ्रैक्शन से हम क्या करते हैं? एक्सरे डिफ्रैक्शन से किसी भी क्रिस्टल की, किसी भी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर कैसी है, वो एफसीसी है या बीसीसी है, ये पता लगाया जाता है। एक्सरे डिफ्रैक्शन से क्या पता लगाया जाता है भैया? क्या डिटरमाइन करा जाता है, क्या पता लगाया जाता है? क्रिस्टल की स्ट्रक्चर, कि भैया कोई भी क्रिस्टल किस प्रकार का है, यानी कि वो या एफसीसी है, बीसीसी है, या फिर एससी है। तो इस बात का पता किससे लगाया जाएगा? एक्सरे डिफ्रैक्शन से। और एक्सरे डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट सबसे पहला जो दिया, एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो कंसेप्ट दिया, देखो वैसे तो हम एक्सरे डिफ्रैक्शन को दो तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन मेनली जो जिन्होंने इसका कंसेप्ट दिया, मेनली जो कंसेप्ट दिया वो दिया डी डब्ल्यू ब्रैग ने, डी डब्ल्यू ब्रैग ने। किसने दिया एक्सरे डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट? मेनली किसने दिया? डी डब्ल्यू ब्रैग ने। ठीक है भैया, नोट कर लो यहां तक का एक बार सभी। या फिर एक इसका, वैसे तो एक्सरे डिफ्रैक्शन का एक कंसेप्ट और आया, लाउस ने भी दिया था अपना, लाउस ने भी दिया था, लेकिन इसका डी डब्ल्यू ब्रैग लो भी बोल देते हैं इसे, या फिर इसे बोल देते हैं लाउस लो। इसके इन दोनों के द्वारा मतलब किसी भी क्रिस्टल की संरचना बताई जा सकती थी, लेकिन सबसे बढ़िया, जो सबसे बढ़िया था मेनली, वो कौन था? डी डब्ल्यू ब्रैग लो। और डी डब्ल्यू ब्रैग लो ने क्या बताया था, वो मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। एक बार और बता देता हूँ मैंने क्या लिखा है इस पर बोर्ड पे, कि भैया एक्सरे की वेवलेंथ बताने के लिए क्रिस्टल डिफ्रैक्शन का प्रयोग करते हैं हम, यानी कि एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? क्रिस्टल डिफ्रैक्शन की आवश्यकता पड़ी। और क्रिस्टल डिफ्रैक्शन यानी कि इसे क्रिस्टल विवर्तन की आवश्यकता पड़ी, इसे लिख देते हैं क्रिस्टल विवर्तन की आवश्यकता पड़ी। अब क्रिस्टल विवर्तन का कंसेप्ट
मैं एक कंसेप्ट होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन। क्रिस्टल डिफ्रैक्शन में एक कंसेप्ट होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन, और वो किसने दिया भैया? डी.डब्ल्यू. ब्रैग ने। और एक्सरे डिफ्रैक्शन का एक कंसेप्ट तो वैसे लाउस लॉ के द्वारा भी दिया गया था, लेकिन सबसे बढ़िया माना गया डी.डब्ल्यू. ब्रैग का। ठीक है। और एक्सरे डिफ्रैक्शन से हम क्या ज्ञात करते हैं? किसी भी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर बताते हैं कि वो एफसीसी है, बीसीसी है या फिर एचसीसी है। ठीक है, जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना हो किसी को भी। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, कुछ पॉइंट बताता हूँ, कुछ कहानी बताता हूँ इनकी। ठीक है, क्योंकि ये काफी अच्छी कहानी है। जल्दी एक बार यहाँ तक का नोट कर लो भैया सभी। ठीक है, एक बार सभी थंब कर दो भैया, फिर आगे चलते हैं। फिर देखते हैं भैया डी.डब्ल्यू. ब्रैग लॉ क्या था, और यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनते हैं जरूर। ठीक है भैया। ठीक है, एक बार देखते हैं ब्रैग लॉ ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। हेडिंग है भैया हमारी ब्रैग लॉ, ब्रैग लॉ ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्स किरण, एक्स किरण विवर्तन के लिए, एक्स किरण विवर्तन के लिए, विवर्तन के लिए ब्रैग का नियम, ब्रैग का नियम। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ब्रैग के लॉ से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइंडिंग द वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे बीम, यानी कि किसी भी एक्सरे बीम की क्या निकाल सकते हैं? वेवलेंथ बता सकते हैं भैया। ठीक है, क्या बता सकते हैं? तरंगदैर्ध्य, यानी कि एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने में, तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने में। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। किसका प्रयोग कर सकते हैं? ब्रैग इक्वेशन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर दूसरा पॉइंट है आपका कि किसी भी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर बताने में, किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर बताने में किसका प्रयोग कर सकते हैं? एक्सरे डिफ्रैक्शन का। अब क्रिस्टल चाहे सिंगल हो, सिंगल क्रिस्टल हो, या फिर पॉली क्रिस्टल हो, किसी का भी, या फिर पॉली क्रिस्टल हो। पॉली का मतलब बहुत ज्यादा उसमें क्रिस्टल हो, बहु क्रिस्टल हो, चाहे तो वो एकाकी क्रिस्टल हो, चाहे तो वो एकाकी क्रिस्टल हो, या फिर बहु क्रिस्टल हो। ठीक है, बहु क्रिस्टल में जिसमें क्रिस्टल के अंदर क्रिस्टल, मैंने आपको बताया था पॉली क्रिस्टल की कहानी। ठीक है, उन सभी का ब्रैग इक्वेशन की हेल्प से हम वो निकाल सकते हैं। अच्छा भैया, लॉ क्या था ब्रैग इक्वेशन का? लॉ क्या था? तो वो था 2d साइन थीटा इजिकल टू एल लैम्बडा। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। इस इक्वेशन को बोला जाता है ब्रैग इक्वेशन। क्या बोला जाता है भैया? ब्रैग इक्वेशन, ब्रैग इक्वेशन। देखो, ये ये जो d है, ये इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस है। d इज इंटर इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस
ठीक है भाई। लैम्बडा क्या है भैया, हमारी वेवलेंथ है, वेवलेंथ है, और एन क्या है हमारा यहाँ पे, इंटीजर है, वेयर एन इज इंटीजर। अब किस तरीके से हो सकते हैं वे सारी बात आपको बताता हूँ, यहाँ तक एक बार सभी नोट कर लेंगे और थंब कर देंगे। कोई दिक्कत समस्या तो ना है यहाँ तक, अगर किसी को कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ भाई। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। अच्छा, एक बच्चे ने बोला है रिपीट। देखो भाई एक बार ध्यान से, अगर कोई आपसे पूछा लगा कि ब्रैग लो एक्सरे डिफ्रैक्शन किस तरीके से काम में आती है, तो देखो पहला पॉइंट है, अगर किसी की भी एक्सरे बीम की क्या निकाल रहे हो आप, वेवलेंथ, तो इसकी हेल्प से बता सकते हो। क्या बता सकते हो, इसकी हेल्प से आप बता सकते हो, क्या वेवलेंथ बता सकते हो किसकी हेल्प से, किसकी वेवलेंथ, एक्सरे बीम की वेवलेंथ किसकी हेल्प से, ब्रैग लॉ से। ठीक है, किसी भी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर किसके हेल्प से बता सकते हो आप, ब्रैग लॉ से। दूसरी चीज, ब्रैग इक्वेशन होते क्या है, ब्रैग इक्वेशन होते हैं 2d sin थीटा इजिकल टू एन लैम्बडा। ठीक है, 2d sin थीटा इजिकल टू एन लैम्बडा। ठीक है भाई, और इसमें d जो हुआ है इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस, अभी डायग्राम दिखाऊंगा मैं आपको किस प्रकार से। n क्या है हमारा इंटीजर है, और लैम्बडा क्या है वेवलेंथ। तो यहाँ पे थीटाज की वैल्यू रख के और बीच की डिस्टेंस की तो वैल्यू दियो रखेगा यो, और यहाँ से n की पहली के लिए, दूसरी के लिए, तीसरी के लिए रख कर, और यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू आसानी से निकाल ली जा सकती है। जल्दी से बताओ, अब तो कोई दिक्कत समस्या ना भैया किसी को भी, फिर आगे चलते हैं भैया। ठीक है भाई, इसका फिर वो दिखाता हूं मैं आपको डायग्राम, कुछ डायग्राम इस तरीके से रहने वाला है इसका, ब्रैग इक्वेशन को कुछ डायग्राम ऐसे रहने वाला है, जैसे मान लो एक हमारे पास, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी इस तरीके का, मान लो कोई क्रिस्टल है, मान लो कोई क्रिस्टल है, और किसी भी क्रिस्टल में, मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था, किसी भी क्रिस्टल में क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल में क्या होते हैं, ये इस तरीके से पॉइंट होते हैं। और आपको एक बात और बताई थी, ये इस तरीके से पॉइंट बताए थे मैंने लास्ट टाइम पे आपको। तो ऐसा नहीं है कि सारे पॉइंटों से रिफ्लेक्शन होता हो, केवल उन्हीं पॉइंटों से रिफ्लेक्शन होता है जो आपस में जो जगह ज्यादा मतलब कम एरिया में ज्यादा रहेंगे, जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, उन्हीं एरिया से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। जैसा आपने एक मिरर देखा होगा, क्या देखा होगा भैया, एक मिरर देखा होगा, तो मिरर में हर जगह से आप रिफ्लेक्शन ले सकते हो, लेकिन क्रिस्टल में आप हर जगह से रिफ्लेक्शन नहीं ले सकते, केवल कुछ ही पॉइंटों से आप। देखो ये वाले जो डी की बात हो रही थी मेरी, वो डी ये है वो डी, डी तो यहाँ से निकाल लग करेंगे। उसने बताया है कि मान लो ये कोई भी एक क्रिस्टल है, और ये किसके तरीके से बिहेवियर करता है, मान लो ये जो कोई क्रिस्टल है, मान लो क्रिस्टल है, और ये किसके तरीके से बिहेवियर कर रहा है, मिरर के तरीके से। किसके तरीके से, मिरर के तरीके से, दर्पण के तरीके से। ठीक है, किसके तरीके से बिहेव कर रहा है, दर्पण के तरीके से। अब ऐसा है, जैसे ही मान लो कोई, जैसे हमने लास्ट टाइम पे देखा होगा, मान लो एक फिनोमेना, कि मान लो कोई भी, मान लो मिरर है, और कहीं से भी आप लाइट डाल लो, वैसे ही आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा होता है कुछ पॉइंटों से ही, मान लो कुछ पॉइंटों से ही क्या होगा, कुछ पॉइंटों से ही क्या होगा भैया, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे पॉइंटों से रिफ्लेक्शन होगा, कुछ पॉइंटों से रिफ्लेक्शन होता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से।
ठीक है भैया, यहाँ से ये हमारा एंगल बना थीटा और ये वाला एंगल बना थीटा। अच्छा, ये सब 90 डिग्री पे जा रहे हैं। जब कोई चीज ऐसे चलती है तो कोस टर्म्स ली जाती है, और 90 डिग्री ऊपर न चलती है तो साइन टर्म्स ली जाती है। इस वजह से ब्रैग इक्वेशन में कौन सी टर्म्स ली जाती है ज्यादातर? अब भैया ब्रैग इक्वेशन में कौन सी टर्म्स ली जाती है? इस वजह से साइन थीटा टर्म्स ली जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा सी हो गया, ये हमारा यहाँ पे बी हो गया, और यहाँ पे हमारा ये डी हो गया, और यहाँ पे हमारा ए हो गया। ठीक है, तो इसमें जो हमारी टर्म्स बनी है सी बी प्लस बी डी, सी बी प्लस बी डी इजिकल टू डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा। और यहाँ से अगर आप पता करोगे ये वाली टर्म्स का सी बी और बी डी, ये हो जाती है हमारी एन लैम्डा इजिकल टू, और ये हो जाती है 2d साइन थीटा। इस तरीके से अब हम देखते हैं एक बार डायग्राम में इस बात को कैसे। देखो भाई, अगर मैंने आपसे कहा ये रहा हमारा सी और ये रहा हमारा बी, ठीक है, सी से लेकर बी तक की ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस ये कंपोनेंट हमारा क्या बनता है? डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। और दूसरा बी डी, ये भी कैसी है हमारी? ये वाली टर्म्स भी क्या है? मान लो अगर ये ऐसा होती, एक्स एक्सिस में होती तो कोस थीटा लेते, तो यहाँ पे हो रही है हमारी, तो इसे कौन सा टर्म्स लेंगे? साइन थीटा, क्योंकि डी के साथ में ले रहे तो डी का कंपोनेंट डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। और अगर मैं आपसे कह लगूं यहाँ से यहाँ तक कि मान लो ये जो टर्म्स है ये भैया किसे रिप्रेजेंट कर रही? एक लेंथ को तो रिप्रेजेंट कर रही, और लेंथ को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। और हमें नहीं पता ये मान लो किस तरीके की है, तो हमने बोल दिया इसे मान लो एन इंटीजर टर्म्स की है, एन लैम्बडा। तो ये क्या है? लेंथ को लेंथ के इक्वल रख दिया मैंने। ठीक है, तो कोई दिक्कत समस्या ना आई होगी, यहाँ तक एक बार नोट करो। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर, चलो अगले पॉइंट पे नोट करेंगे, यहाँ तक का नोट करो, फिर आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज बताता हूँ मैं आपको। तो इसमें कुछ टर्म्स लिख लो भाई एक बार, ठीक है, फिर आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो, तो मैं एक बार टर्म्स लिख देता हूँ। डब्ल्यू डी ब्रैग ने, डब्ल्यू डी ब्रैग ने क्रिस्टल द्वारा, क्रिस्टल द्वारा, क्रिस्टल द्वारा विवर्तित, क्रिस्टल द्वारा विवर्तित एक्स किरणों की, एक्स किरणों की व्याख्या प्रस्तुत की, व्याख्या प्रस्तुत की, प्रस्तुत की। ठीक है भैया, इनके अनुसार, ब्रैग के अनुसार, ब्रैग के अनुसार, ब्रैग के अनुसार क्रिस्टल पर, क्रिस्टल पर आपतित, क्रिस्टल पर आपतित तरंगों का, आपतित तरंगों का क्रिस्टल में, क्रिस्टल में परमाणुओं, क्रिस्टल में परमाणुओं के विभिन्न, के विभिन्न, के विभिन्न तलों से, विभिन्न तलों से नियमित, नियमित परावर्तन दर्पण की भांति होता है, दर्पण की भांति होता है। तथा ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है भैया, जो मैं ये वाली पॉइंट बता रहा हूँ। तथा, तथा प्रत्येक तल,
प्रत्येक तल विकिरण को केवल आंशिक रूप से, आंशिक में यानी कि कुछ ही पॉइंटों से आंशिक रूप से परावर्तित करता है, आंशिक रूप से परावर्तित करता है। और ध्यान दियो, अगर आपसे कोई पूछने लगे कि भैया ये वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है इसकी, अगर आपसे कोई पूछने लगा ब्रैग इक्वेशन में किस तरीके का इंटरफेरेंस होता है, तो आपको बताना कंस्ट्रक्टिव यानी कि संपोषी। जब विभिन्न तलों से परावर्तित, विभिन्न तलों से परावर्तित किरणों में संपोषी, संपोषी, अभी मैं बता रहा हूँ जहाँ इंटेंसिटी ज्यादा होती है ना वहां संपोषी होता है भैया, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव होता है। संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण होता है तभी तभी विवर्तित तभी विवर्तित किरणें प्राप्त होती है, तभी विवर्तित किरणें प्राप्त होती है। ठीक है भाई, एक बार यहाँ तक का नोट कर लो। तो इसे इस बात ऐसा कह सकते हैं कि ब्रैग ब्रैग presented an explanation of the observed diffracted beam from a crystal, he supposed that the incident wave undergoes ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेक्युलर मिरर लाइक रिफ्लेक्शन, at the various, एक बार यहाँ तक का नोट कर लेंगे भाई सभी, एक बार बता दो, कोई दिक्कत समस्या दो ना, डन लिख दो भाई। ठीक है, बाद में पीडीएफ से देख लेना भाई। वेरियस पैरेलल प्लेन ऑफ द क्रिस्टल, ये वाली लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है जीएस की। क्या? द डिफ्रैक्टेड बीम आर फाउंड only when the reflections from the various plane of atoms interfere बस यहाँ तक का लिख लो आप। ठीक है भाई, तो अब इसमें से थोड़े की पॉइंट और लिख लो इसकी कहानी। की पॉइंट ऑफ ब्रैग इक्वेशन, की पॉइंट ऑफ ब्रैग इक्वेशन। पहला पॉइंट,
की पॉइंट कि भैया 2d साइन थीटा इजिकल टू एन लैम्डा होती है इक्वेशन। अगर मैं n की वैल्यू कितनी रखूं, n की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दूं, n की वैल्यू कितनी रख दूं, 1 रख दूं, तो आप क्या होगे, मेरी इक्वेशन बनेगी 2d साइन थीटा इजिकल टू लैम्डा। तो इसे आप कहोगे फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्टिंग डिफ्रैक्टेड इक्वेशन। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर बहुत कम पूछी आती है। सेकंड, n बराबर 2 लिख दिया है दी अपने, तो 2d साइन थीटा इजिकल टू 2 लैम्डा, और 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारी क्या बन के आएगी ऐसे ही, d साइन थीटा इजिकल टू लैम्डा। ठीक है, ये वाली जो आई है ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये पूछी आती है कि भैया ब्रैग इक्वेशन की सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लिखो। सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्टेड ब्रैग इक्वेशन जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी? एक बार सभी थंब कर दो भैया। ठीक है भैया, चले आगे। किसी को भी यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है? चलो अगला पॉइंट देख लो, ब्रैग इक्वेशन कहां तक एप्लीकेबल है? ब्रैग इक्वेशन एप्लीकेबल ओनली किसके लिए? मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए। मोनोक्रोमेटिक मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो एक्सरे बीम के लिए। किसके लिए एक्सिबल ना है? तो आपको बताना है नॉट एक्सिबल या नॉट एप्लीकेबल फॉर विजिबल लाइट, यानी कि विजिबल लाइट के लिए, दृश्य प्रकाश के लिए काम नहीं करेगी। दृश्य प्रकाश के लिए अनुप्रयोगी नहीं है। अनुप्रयोगी नहीं है। अनुप्रयोगी नहीं है। और कितने तक का रीजन में प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट पूछा जाता है कि लैम्बडा की वैल्यू अगर इससे 2d से इक्वल, वो लैम्बडा की वैल्यू 2d से इक्वल है या इससे छोटी छोटी है, तो ब्रैग इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। ब्रैग इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इसमें डी की वैल्यू होनी चाहिए, डी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 1 एंगस्ट्रोम तक, ठीक है, काम कर जाएगी। कितनी ये टर्म्स पूछी गई है आपकी कि ब्रैग इक्वेशन कितनी लैम्बडा की कितनी वैल्यू के लिए काम करती है? केवल इतने के लिए काम करती है, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना आया तक किसी को भी? नोट कर लिया सभी ने? लेकिन जो मैं बात अब बताने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है भाई। जो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए कितने मेथड है, तो उन सभी मेथड के बारे में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना हो? एक बार सभी नो लिख दो, फिर आगे चलते हैं। एक बार सभी नो लिख दो भैया, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के कितने मेथड हो सकते हैं हमारे पास? यानी कि कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये बताने के लिए ये किस प्रकार की है, कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसके कितने मेथड हो सकते हैं?
तो किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बताने के लिए, फाइंड करने के लिए कितने मेथड हो सकते हैं, वे सारे मेथड के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। तो पहला मेथड का नाम है भैया हमारे, तो बोलते हैं लाउस मेथड। लाउस मेथड, इसे बोलते हैं लाउस विधि। लाउस विधि, ठीक है। दूसरा मेथड है भैया हमारा, दूसरे मेथड का नाम है रोटेटिंग रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, और यहाँ से एक का दो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं भैया। घूर्णन या घूर्णी क्रिस्टल विधि, घूर्णी क्रिस्टल विधि, ठीक है भाई। ये दूसरा मेथड है। और तीसरे मेथड का नाम है हमारा, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या है। पाउडर मेथड, पाउडर मेथड। इन तीनों मेथड के बारे में पढ़ेंगे भैया हम। इसे बोलते हैं चूर्ण विधि, चूर्ण विधि, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, फिर वन बाय वन हम पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है भैया, फिर आगे चलते हैं, एक बार देखते हैं। सबसे पहला हेडिंग लिख लेंगे सभी। सबसे पहला हेडिंग लिख लेंगे लाउस मेथड, एक बार, ठीक है भाई। लाउस मेथड, लाउस मेथड, ठीक है भैया। लाउस विधि, लाउस विधि। पहले इसका डायग्राम देख लो। कुछ डायग्राम इस तरीके का रहने वाला है, क्योंकि डायग्राम से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली है, ठीक है भैया। और इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं, कुछ किस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ये सिंगल क्रिस्टल रखा हुआ होता है, इसे बोलते हैं गायनोमीटर, ठीक है भाई। और यहाँ पे एक फिल्म लगी हुई होती है, फोटोग्राफिक प्लेट बोल देते हैं जिसे, ठीक है भाई। इस पे इसका कुछ इस तरीके से पैटर्न बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका पैटर्न बन जाता है भैया। कुछ इस तरीके से इसका पैटर्न बन जाता है, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये एक्सरे बीम है इसकी, एक्सरे बीम। और जिस किसी भी क्रिस्टल का हमें निकालना है, यहाँ पर होता है वो सिंगल क्रिस्टल। जिस किसी भी क्रिस्टल की हमें क्या बतानी है, स्ट्रक्चर बतानी है, उसे यहाँ पर रखते हैं। चलो मैं एक ट्रेसिंग कर देता हूँ इसमें। इसे ऐसा रखते हैं, ये है वो सिंगल क्रिस्टल, और ये एक फोटोग्राफिक प्लेट है हमारी। क्या है? फोटोग्राफिक प्लेट। अब क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, थोड़ा ध्यान देना भाई, ठीक है। ये फोटोग्राफिक प्लेट है। देखो भाई, सबसे पहला आपको ये वाली बात याद रखनी है कि इसमें जो ये क्रिस्टल लिया जाता है, इसे स्टेबल पोजीशन में लिया जाता है, विराम अवस्था में। और इसमें जो ये एक्सरे बीम ली जाती है, आपको बताना कंटिन्यूअस एक्सरे बीम ली जाती है, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे बीम। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, कि इसमें एक्सरे बीम को कैसा लिया जाता है, सतत लिया जाता है। और किसी भी क्रिस्टल को कैसा लिया जाता है, एक स्थान पे विराम अवस्था में लिया जाएगा, विराम अवस्था में, ठीक है भैया।
जल्दी से एक बार ये सारी चीजें नोट कर लो बहुत बढ़िया तरीके से, फिर इसके एक एक पॉइंटों को देखते हैं अच्छे से। ठीक है, एक बार नोट करने के बाद सभी थंब कर देना भैया। एक बार नोट करने के बाद सभी थंब कर देना। फिर आगे चलते हैं भाई। ठीक है भाई, तो देखेंगे एक बार मेन फीचर्स क्या हैं। मेन फीचर्स ऑफ लाउस मेथड। लाउस मेथड, ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर कोई आपसे पूछने लगा कि इसमें सिंगल क्रिस्टल को कैसा रखा जाता है, सिंगल क्रिस्टल को रखा जाता है स्टेबल पोजीशन में, स्टेबल या रेस्ट पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में, विराम अवस्था में या स्थिर अवस्था में। ठीक है, विराम अवस्था में, विराम अवस्था में या स्थिर अवस्था में, या स्थिर अवस्था में, इसमें जो एक क्रिस्टल लिया जाता है। ठीक है भाई, एक आके क्रिस्टल को जो लिया जाता है जिसकी हमें स्ट्रक्चर बतानी है। और इसमें जो एक्सरे बीम ली जाती है वो किस तरीके से ली जाती है, एक्सरे बीम जो ली जाती है भैया वो कैसे ली जाती है, कॉन्टिन्यूअस, सतत ली जाती है। कैसे ली जाती है भैया, सतत ली जाती है। ठीक है, एक बार यहाँ तक नोट कर लेंगे। और कहाँ पे एप्लीकेबल होता है यो, एप्लीकेबल फॉर, एप्लीकेबल फॉर, कहाँ पे इसका प्रयोग करा जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला आपका। किसी भी क्रिस्टल की, किसी भी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर, या एक काम करो, किसी भी क्रिस्टल की ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन एंड सिमेट्री को बताने के लिए हो कि वो अंदर से किस प्रकार का, अगर आपसे पूछा लगा कोई भी कि अभिविन्यास या सममितता, अभिविन्यास या सममितता बताने के लिए किस विधि का प्रयोग करा जाए, तो लाउस मेथड का, अभिविन्यास या सममितता, या सममितता बताने के लिए, बताने के लिए किस मेथड का प्रयोग करा जाएगा, लाउस मेथड का। ठीक है भैया, और आपसे अगर कोई दूसरी बात और पूछ लगे तो एक है बात, दूसरा, किसी भी, किसी भी चीज के अंदर कितनी इम्परफेक्शन है यानी कि अशुद्धि है, इस बात का भी किससे बता सकते हो, इससे ही। ठीक है, किसी भी क्रिस्टल में के अंदर कितनी इम्परफेक्शन है, अपूर्णता, इम्परफेक्शन जानते हो किसे बोलते हैं, इम्परफेक्शन जैसे मान लो कोई चीज बना रहे हैं अंदर, मान लो सुराख वगैरह रह गया, इम्परफेक्शन, अपूर्णता, यानी कि अपूर्णता का वर्ड उसमें, जैसे मान लो आपने कोई ब्रिज बनाया, उसमें कोई ब्रिज में करने के बाद मान लो कोई ब्रिज बनाया और उसमें आपने सीमेंट वगैरह घेर दिया तो बीच में कोई स्थान तो ना रह गया, तो उससे बोलते हैं इम्परफेक्शन। किसी भी क्रिस्टल की इम्परफेक्शन और टेंशन बताने के लिए हो, तनाव बताने के लिए हो कि कितना इसमें तनाव पड़ रहा है, कितना बल लग रहा है इसमें, तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, लाउस मेथड। ठीक है भैया, एक बार नोट कर लो यहाँ तक का। ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी यहाँ तक, बताओ जल्दी से। तो इतना बेस्ट मेथड नहीं है भैया वो, तो इतना बेस्ट मेथड नहीं है, नो बेस्ट मेथड, नो बेस्ट मेथड फॉर क्रिस्टल स्ट्रक्चर फाइंड करने में, यानी किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फाइंड करने में इतना बेस्ट मेथड नहीं है वो। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी।
ठीक है, अभी इसी के कुछ एक दो पॉइंट और लिख लो, एक दो पॉइंट और लिख लो इसी के आगे के। और इसके लिए लाउस मेथड के लिए क्या होना चाहिए, लाउस मेथड के लिए वो चीज सॉलिड में ही होनी चाहिए बस, ओनली ओनली फॉर सॉलिड ऑब्जेक्ट, किसी भी सॉलिड वाली चीजों के लिए ही काम करेगा ये मेथड। ठीक है भैया। और दूसरा, अगर किसी का मैकेनिकल और मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक, मैकेनिकल एंड थर्मल ट्रीटमेंट किसके द्वारा करा जाएगा, थर्मल ट्रीटमेंट, तो इसके द्वारा ही थर्मल ट्रीटमेंट, यानी कि इसे बोलते हैं यांत्रिक, यांत्रिक तथा उसमें उसमें उपचार। मान लो किसी भी चीज को थोड़ा तिरछा मिर्छा करना है या हीट देकर उसे कुछ करना है ट्रीटमेंट, तो किस मेथड के द्वारा कराया जाता है भैया, लाउस मेथड के द्वारा। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है यहाँ तक, लाउस मेथड तक। फिर अगला मेथड देखते हैं, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। ठीक है भाई, अगला मेथड देखते हैं, हेडिंग है भैया हमारी रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, इसे बोलते हैं घूर्णी क्रिस्टल विधि, घूर्णी क्रिस्टल विधि। अभी इसका डायग्राम देखेंगे, इसके मेन फीचर्स देख लो पहले, क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ के लिए यूज करते हैं इसमें। तो अगर आपसे कोई पूछने लगे जो इसमें एक्सरे बीम डाली जाती है, वो इस वाले मेथड में कौन सी ली जाओगी, मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक यानी कि एक वर्णीय। कैसी ली जाओगे भैया, एक वर्णीय। और जो हमारा वो सिंगल क्रिस्टल है, उसे कैसा कराते हैं, रोटेट कराते हैं, आपकी बार स्टेबल नहीं रखते, इसमें क्या कराते हैं, रोटेट कराते हैं, रोटेट कराते हैं, घूर्णन कराते हैं उसमें। ठीक है। और किन मेथड के लिए एप्लीकेबल है यो, एप्लीकेबल जो एंजाइम का ओरिएंटेशन बताने के लिए, एप्लीकेबल फॉर, एप्लीकेबल फॉर एंजाइम, ये इंपॉर्टेंट है भाई, एंजाइम्स ओरिएंटेशन बताने के लिए। ठीक है भाई, एंजाइम का अभिविन्यास बताने के लिए, एंजाइम का नाम जाइमेस पाइमेस ऐसा सुना होगा तुमने, एंजाइम का अभिविन्यास बताने के लिए, यानी कि कोई भी एंजाइम पाया तो वो किस तरीके से रहा होगा, ये कौन बताओगा, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। ठीक है। और किसके लिए हो, ये तो पहला हो गया। अगर आपको किसका एटम का साइज बताना है तो उसमें भी, एटम के साइज में भी यो यूज हो सकता है, एटम के साइज में भी मोर यूजफुल है जो मेथड। ठीक है, एक बार यहाँ तक का नोट कर लो और थंब कर दो भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी। फिर मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से रहता है भैया, जल्दी से अभी थंब कर दो नोट करने के बाद सभी। एक बार सभी थंब कर दो, फिर इसका डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है भैया, चलते हैं फिर आगे। तो इसका डायग्राम देखते हैं भाई, एक बार सभी थंब कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो भाई, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड का डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको, कुछ इस तरीके का रहने वाला है भाई आपका। यहाँ से कोई भी हमारे पास एक्सरे बीम आती है, एक्सरे बीम, और ये वाली एक्सरे बीम कैसी होती है, कॉन्टिन्यूअस, सॉरी मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक होती है। ये यहाँ से एंटर करती है और इसमें क्रिस्टल को यहाँ पर रखा जाता है, रोटेट कराया जाता है। ठीक है भैया, यहाँ पर रोटेट कराया जाता है, इस तरीके से एक टेबल होती है हमारे पास में।
यहाँ से घुमाते रहते हैं तो ये भी हमारा क्या होता रहता है, रोटेट करता रहता है। ये क्रिस्टल भी हमारा रोटेट करता रहता है, क्रिस्टल। ठीक है। और इसके चारों तरफ ये वाली जो एक फिल्म लगाई हुई होती है, ये फोटोग्राफिक प्लेट होती है हमारी, फोटोग्राफिक प्लेट। इस फोटोग्राफिक प्लेट पे इसका वो मिलता रहा है, फोटोग्राफिक प्लेट। इस पे क्या मिलता रहा है, इसका एंगल्स मिलते रहे हैं। और यहाँ से कोई भी एक्सरे बीम बाहर निकल रही है, एक्सरे बीम, एक्सरे बीम क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है भाई, एग्जिट हो रही है। तो ये रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड का डायग्राम है, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। तो यहाँ से जो मान लो ये वाला जो हमारा ये क्या था, हमारा क्रिस्टल है जिसका हमें एनालिसिस करना है। इस क्रिस्टल के जैसे यहाँ एक्सरे बीम डाली जाती है, इस क्रिस्टल पे जैसे पड़ती है, फोटोग्राफिक प्लेट पे पैटर्न बनता है। फोटोग्राफिक प्लेट पे पैटर्न बनने के बाद में जो सबसे छोटे एंगल होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं, जो ज्यादा बड़े एंगल होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं, बीच के एंगलों को ब्रैग इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई कर लेते हैं। वे मैंने आपको 3 एंगल रेस होना बताया था, एफसीसी का, बीसीसी का और वे, जब से लास्ट इससे लास्ट वाली क्लास में कि ये रेसो याद रख लियो, उन रेसों में मैच कर ले में, तो हमें पता लग जाएगा कि अगर एन मान लो एससी वाले में मैच कर गया तो एससी टाइप का होगा, एफसीसी वाले में मैच करे तो एफसीसी टाइप का होगा, और बीसीसी वाले में कर दे तो बीसीटी टाइप का होगा। जल्दी से नोट कर लो एक बार। और फिर आज का लास्ट मेथड देखते हैं भाई, पाउडर मेथड, और सबसे महत्वपूर्ण मेथड है भाई ये। ठीक है भैया, सबसे महत्वपूर्ण मेथड है, तो आज का लास्ट मेथड चढ़ेगा भैया, पाउडर मेथड। सबसे महत्वपूर्ण है पाउडर मेथड, और इसमें से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके, और सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड है पाउडर मेथड, से बोलते हैं चूरन विधि। अगर आपसे कोई पूछा लगा सबसे बेस्ट मेथड कौन सा किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बताने के लिए हो, तो आपको बताना पाउडर मेथड। बेस्ट मेथड फॉर, बेस्ट मेथड फॉर फाइंडिंग, फाइंडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और किन दो साइंटिस्टों ने इसके बारे में बताया था, तो डेबे और सरर ने। तो ये आपसे पूछ लिया जा सकता है किसने इसे डेवलप करा था, डेवलप्ड बाय, डेवलप्ड बाय डेबे एंड सरर। साइंटिस्ट थे भैया, साइंटिस्ट नेम थे डिबाई एंड सरर। और ये मेथड उन्होंने कहाँ पे बनाया करा था डेवलप, जर्मनी में। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही एक हल नाम के साइंटिस्ट आए, कहाँ के, हल नाम के साइंटिस्ट आए, कहाँ के थे, अमेरिका के। तो उन्होंने भी यो ये डिबाई तथा सरर ने बनाया, ने बनाया इस मेथड को, या डेवलप करा। ठीक है भैया। और बाद में एक हल नाम के साइंटिस्ट आए अमेरिका के, उन्होंने भी इसमें मतलब अपना योगदान दिया। अगर आपसे कोई पूछा लगा कि इसमें एक्सरे बीम कैसे ली जाती है, इस मेथड में, पाउडर मेथड में एक्सरे बीम किस कैसे ली जाती है, तो आपको बताना मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम ली जाती है भैया इसमें, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम। यानी कि एक वर्णी, एक वर्णी एक्स किरण पुंज लिया जाता है, लिया जाता है। ठीक है भैया। और इसमें जो भी हमारे पास क्रिस्टल होता है किस फॉर्म में लिया जाता है, क्रिस्टल को किस फॉर्म में ले जाते हैं, पाउडर में, बारीक पाउडर में तोड़ ले मैम, पाउडर फॉर्मेट में लिया जाऊंगा। ठीक है भाई, नोट कर लो यहाँ तक का, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ, एक बार थंब कर दो नोट करने के बाद। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया।
कर लिया सभी ने थंब? एक बार नोट करने के बाद थंब कर दो। और इसके 2 पॉइंट और रह गए और आज का लेक्चर यहाँ पे आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपका इस वाले यूनिट में एक टॉपिक रह जाएगा, उसका है रेसिप्रोकल लेटिस। उस टॉपिक का नाम रेसिप्रोकल लेटिस, वो खत्म हो जाएगा और ये वाली यूनिट खत्म हो जाएगी। फिर इसका असाइनमेंट करवाएंगे, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कह लगूँ एडवांटेज क्या है इस मेथड की, तो हर तरीके के एडवांटेज ऑफ पाउडर मेथड, पाउडर मेथड। तो पाउडर मेथड की एडवांटेज क्या, ऑल टाइप के द पाउडर मेथड, द पाउडर मेथड कैन बी यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ यानी कि इसके लिए ऐसा कोई बाउंडेशन ना, हर तरीके के क्रिस्टल के लिए काम कर जाओगे हो, क्रिस्टलाइन मटेरियल हर तरीके के मेथड के लिए काम कर जाएगा भैया हो, ठीक है, हर तरीके के लिए। अच्छा दूसरी बात किसकी, इट इज वेरी, ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये वाला पॉइंट इसका। अगर मेटल और एलॉय की, धातु और मिश्र धातु की वो देखना चाहे, इन्वेस्टिगेट करना चाहे, तो किस मेथड के द्वारा कर सकता है, पाउडर मेथड के। टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स एंड एलॉय, यानी कि किसके लिए, धातु और मिश्र धातु के लिए, धातु तथा या एस के लिए, एस्को के लिए। यो सबसे ज्यादा मोस्ट यूजफुल मेथड है भैया, ये सबसे ज्यादा मोस्ट यूजफुल मेथड है, ठीक है भैया। यहाँ तक का आपका आज यहाँ पे खत्म हो जाता है ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आई होगी भैया। आप यहाँ तक की चीजों को तैयार कर रहे होंगे और आपको ये वाले सारे पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है भैया। इस वाले यूनिट का आपका लास्ट लेक्चर रह गया, उस वाले लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा मैं रेसिप्रोकल लेटिस, ठीक है। थोड़ा बड़ा लेक्चर है तो उसे अच्छे तरीके से करेंगे भैया। जय श्री राधे कृष्णा भाई, ऑल द बेस्ट सभी को, और शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। जय श्री राधे कृष्णा।